नमस्कार। आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम कृषि परिक्रमा में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को हमारी ओर से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना टंडन। कृषि परिक्रमा एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको कृषि जगत से जुड़ी तमाम जानकारियां देते हैं। किसान भाइयों बहनों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से हमारे कृषि वैज्ञानिक जूट में जीरो टिलेज तकनीक को बढ़ावा दे रहे हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से इस खास रिपोर्ट में। देश भर के कुल जूट उत्पादन का 3/4 हिस्सा पश्चिम बंगाल में उगता है, लेकिन अब राज्य में ये फसल अपनी चमक खोती जा रही है। खास तौर से तराई इलाकों में अब किसान जूट की जगह मक्का को अपना रहे हैं। इस परिस्थिति ने वैज्ञानिकों को चिंता में डाल दिया है। 1914-15 में उत्तर बंगा विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने पूर्वी कांगे मैदानी इलाकों में एक परियोजना चलाई, जिसे सतत और लचकदार कृषि प्रणाली का प्रोत्साहन यानी SRFSI कहा गया। विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों को इस काम में CIMMYT अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं उन्नयन केंद्र के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र यानी ACIAR का भी सहयोग मिला। बल्कि ACIAR ने तो इस परियोजना को वित्तीय सहायता प्रदान की। परियोजना के तहत अलग अलग फसलों पर कृषि संरक्षण के तरीके लोकप्रिय बनाने के लिए परीक्षण किए। इन परीक्षणों का फायदा ये रहा कि 2017-18 के दौरान जूट में कृषि संरक्षण के प्रोटोकॉल का मानकीकरण किया गया और इस प्रोटोकॉल को अलग अलग क्षेत्रों में किसानों के बीच जाकर उनके खेतों में प्रदर्शित किया गया। खास तौर से जूट में जीरो टिलेज तकनीक को बढ़ावा दिया गया। जीरो टिलेज यानी बिना जोते बुआई करना। हालांकि शुरुआत में किसानों को जीरो टिलेज तकनीक अपनाने के लिए तैयार करना मुश्किल था, बल्कि जूट की फसल पर जीरो टिलेज के प्रदर्शन के लिए किसानों को मनाने में ही वैज्ञानिकों के पसीने छूट गए। बाद में जब प्रदर्शन के बेहतर नतीजे सामने आए तो किसानों का डर खत्म हो गया और वो इस तकनीक को अपनाने के लिए राजी हो गए। पश्चिम बंगाल कृषि विभाग और कृषि के लिए काम करने वाले एक स्थानीय गैर सरकारी संगठन की मदद से पिछले 2-3 साल के दौरान जीरो टिलेज तकनीक अपनाने वाले किसानों को काफी फायदा हुआ है। आजकल खेती में मजदूरों की कमी होती जा रही है। ऐसे में ये तकनीक जल्द ही किसानों को आकर्षित करने लगी। पिछले कुछ सालों के दौरान किसानों ने कंबाइन हार्वेस्टर का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया है। हालांकि गेहूं की फसल में पहले से ही किसान इस मशीन का उपयोग करते आ रहे थे, लेकिन नुकसान ये था कि कंबाइन हार्वेस्टर से कटाई के बाद खेत में पराली रह जाती थी और फिर खेत खाली करने के लिए उन्हें पराली जलानी पड़ती थी। पराली जलाने की समस्या से निपटने के लिए वैज्ञानिकों ने हैप्पी सीडर मशीन बनाई। ये ऐसी मशीन है जो पराली को जलाए बिना और खेत को जोते बगैर गेहूं बो सकती थी। पश्चिम बंगाल में हैप्पी सीडर का इस्तेमाल जूट बोने के लिए किया गया। शुरुआत में ट्रायल के आधार पर हैप्पी सीडर से जूट बोया गया और शायद भारत में हैप्पी सीडर से जूट बोने का ये पहला मामला था। इस साल अकेले कूच बिहार जिले की करीब 10 एकड़ जमीन पर प्रदर्शन किया गया और 25 किसान इस प्रदर्शन के लिए तैयार हुए। इनमें से अधिकतर किसान जीरो टिलेज तकनीक के बारे में जान चुके थे और पिछले 2 साल से जूट में मल्टी क्रॉप प्लांटर के जरिए इसे अपना भी रहे थे। ये तकनीक अपनाने के बाद प्रति एकड़ लागत सिर्फ 20,250 रुपए रह गई, जो पुरानी और प्रचलित तकनीक के मुकाबले 5,280 रुपए कम थी। इसके अलावा हैप्पी सीडर ने भी प्रति एकड़ लागत को 1,980 रुपए और कम कर दिया। जूट में हैप्पी सीडर तकनीक ने कूच बिहार के कई किसानों को संतुष्ट किया। खास तौर से अच्छी पैदावार और बेहतर मुनाफा किसानों की जिंदगी में सुकून ला रहा है। पराली जलाने का चलन कम हुआ, जिससे पर्यावरण संरक्षण में मदद मिली। आइए कार्यक्रम कृषि परिक्रमा में बढ़ते हैं आगे और अपने आज के कृषि साहित्यिक गतिविधि खंड में हम आपको औषधीय पौधों की खेती के संबंध में देंगे तमाम जानकारियां।
तो आज के इस अंक में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी पुस्तक के बारे में जिसकी आज के अगर हम समय की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा मांग है, और ये है जड़ी बूटियों की खेती। जी हाँ, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सुनील कुमार जोशी जी, जिनसे हम जानेंगे इस पुस्तक के बारे में और भी ज़्यादा विस्तार से। जोशी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम कृषि परिक्रमा में। जानना चाहेंगे, जैसे ही इसका शीर्षक ही बयान करता है जड़ी बूटियों की खेती, इसके बारे में इसमें विस्तार से जानकारियां दी गई होंगी। आप फिर भी बताएं कि इसके लेखक के बारे में और साथ ही उद्देश्य क्या रहा इस पुस्तक को लिखने के पीछे। सबसे पहले दर्शकों को नमस्कार। मैं दर्शकों के साथ में एक पुस्तक को रूबरू करा रहा हूं जिसका नाम है जड़ी बूटियों की खेती। और ये पुस्तक जो है हमारे डॉक्टर वीरेंद्र चंद और हमारे डॉक्टर मुकुल चंद पांडे, जो वनस्पति विज्ञान के एक वैज्ञानिक हैं, उन्होंने ये पुस्तक लिखी। आप जानती हैं कि किसान जो है पारंपरिक और एक प्रचलित फसलों की खेती करते आ रहे हैं, लेकिन प्राचीन काल से ही हमारे देश में बहुत सी ऐसी औषधीय युक्त फसलें थी जिनका हमारा किसान जो है, काश्तकार जो है, वो समय समय पर इनकी खेती करता आ रहा था। उनको हमको जानकारी थी प्राचीन काल से ही। तो इस विषय को देखते हुए आज वर्तमान में भी हम देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी औषधियां हैं जिससे हमारी जो शरीर की जो प्रतिरक्षा, वो इम्यूनिटी जो है वो बढ़ती है। उसको देखते हुए हमने जो है इस पुस्तक पे आज चर्चा करने का आज हमने जो है एक समय निकाला और आपसे बात कर रहे हैं। जी जोशी जी, साथ ही अगर हम बात करें अभी के समय की, जैसे कोरोना वायरस का संक्रमण चल रहा है और इससे अगर बचाव करना है तो जरूरी हो जाता है कि हम अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को काफी अच्छा बनाए रख सकें, और जड़ी बूटियों का अहम इसमें भूमिका बताई जा रही है। तो ऐसे में ये पुस्तक हमारे किसानों के लिए, लोगों के लिए कितनी कारगर साबित हो सकती है, मददगार साबित हो सकती है? देखिए, वर्तमान परिस्थिति में तो औषधीय पौधों का और खेती करना बहुत ही लाभप्रद है और खासतौर किसानों के लिए बहुत उपयोगी है। और वनस्पतियां हमारे जो है देश में बहुत प्राचीन काल से ही उपस्थित रही हैं। चाहे हम अपने आंगन में तुलसी की बात करें, बाहर नीम के पेड़ की बात करें, बरगद करें, पीपल करें, ये हमारे देश में प्राचीन काल से ही हमें जो है इसका ज्ञान है। और लेकिन अब जरूरत है कि इन औषधीय वनस्पतियों को हमें वैज्ञानिक रूप से किस प्रकार उगाएं ताकि किसान जो है वो अधिक से अधिक लाभ उठा सके और इसका संग्रह करके जो है अधिक एक तरह से विश्व के अंदर में अपना नाम कमा सके। जी, तो जैसे अभी आपने भी जिक्र किया कि प्राचीन काल से ही हम लोग जड़ी बूटियों को अपनाए हुए हैं, चाहे हम अपने घरों के आंगन की ही बात कर लें, चाहे हमारे किसान खेतों में भी इसकी खेती कर लें, लेकिन कुछ कमी हमने खेतों में ज़रूर देखी है इसकी खेती को अगर हम बात करते हैं। तो ऐसे में ये पुस्तक कितनी मददगार साबित होगी इसको बढ़ावा देने के लिए? देखिए, अब जो है विश्व के अंदर औषधीय पौधों की जो है बहुत तेजी से मांग हो रही है और हमने ऐसी जो है हमने नई किस्में विकसित की हैं जो हमारे खेत के लिए, खलिहानों के लिए, हमारे किसानों के लिए बहुत लाभप्रद है। जैसे क्योंकि पहले तो था कि हमारे किसान जो है अपनी जानकारी अपने तक रखते थे और वह वो वाली जो है किस्म अपनाते थे जिसमें अधिक जो है लाभ नहीं हो पाता था। लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने इन जड़ी बूटियों को देखते हुए ऐसी खोज निकाली जिससे जो है अब हम करोड़ों रुपए का हम एक विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहे हैं। हमारे किसान इनको बाहर विदेशों में भेज के, और देश में तो हम अपने कमा ही रहे हैं, साथ साथ में विदेशों में भी अपना नाम कमा रहे हैं। तो ये देखते हुए अब जो है आज की समय की मांग ये है कि हम इस औषधियों को, इन वनस्पतियों को एक वैज्ञानिक तरीके से हम उगाएं और वैज्ञानिक पद्धति से इसका लाभ उठा सकें। तो चलिए अब सर इस पुस्तक का ही हम रुख कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। जैसे इसका शीर्षक है जड़ी बूटियों की खेती, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि इसमें विभिन्न जड़ी बूटियों के बारे में जानकारी होगी, इसकी किस्मों के बारे में जानकारी होगी। तो आप ही विस्तार से बता दें कि क्या क्या इसमें सम्मिलित किया गया है। विशेष इस पुस्तक में 3 प्रकार के हम पौधों की बात कर रहे हैं। एक तो औषधीय पौधे हैं और कुछ पौधे जो है विटामिन युक्त पौधे हैं, और तीसरा जो है अन्य उपयोगी पौधे हैं। तो औषधीय पौधे के में हमारा पपीता, मुलट्ठी, धतूरा, अश्वगंधा, पुदीना, जायफल आदि का हमने विस्तार से इस पुस्तक में बताया गया है। जहां तक विटामिन युक्त पौधे हैं, इसमें कुनैन है, लेमन ग्रास है, खुरासानी है, आंवला है। इन जो प्रजातियां हैं जो इसमें हमारे पास में बहुत औषधीय हैं, उन प्रजातियों का हमने विशेष रूप से इसमें विस्तार से हमने इस पे हमारे लेखकों ने
इस पे रिसर्च करके वो आर्टिकल लिखे हैं। और अन्य उपयोगी पुस्तकें पौधे जो है जिसमें नीम, तुलसी, सफेद मूसली, शतावरी, सर्पगंधा, ब्रह्मी, ऐसी जो औषधीय और मेडिसिनल प्लांट्स हैं उनकी हमने इसमें विस्तृत जानकारी दी है। जी, तो तरह तरह के जो औषधीय पौधे हैं, जड़ी बूटियां हैं, उनके बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। कैसे हमारे किसान इसे अपना सकते हैं और कैसे इसकी खेती सफलतापूर्वक कर सकते हैं। अब बात आती है इसकी उपलब्धता की, इसके मूल्य की। तो इसकी उपलब्धता कहाँ कहाँ है और कितना मूल्य इसका रेखांकित किया गया है? ये पुस्तक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के प्रकाशन विभाग में, जिसे कृषि ज्ञान और प्रबंध निदेशालय के हमारे सेल्स काउंटर बिक्री केंद्र पर उपलब्ध है। ताकि किसान भाई के हमारे पते लेटर लिख के या ईमेल से हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं अपने किसान भाइयों के लिए पता बताता हूँ। हमारा पता है व्यवसाय प्रबंधक, कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि ज्ञान प्रबंध निदेशालय, कृषि अनुसंधान भवन 1 पूसा, नई दिल्ली 110012। और हमारा ईमेल है bmicar@icar.org.in। अगर किसान भाई हमें इस पते पर या ईमेल से हमसे पत्र व्यवहार करेंगे तो हम अपने बच्चों को उनको जो है जानकारी और पत्रों द्वारा या ईमेल के द्वारा बता दिया जाएगा। और इस पुस्तक का जो मूल्य है वो केवल 275 रुपया प्रति कॉपी है। जी, तो आसानी से हमारे जो किसान हैं इस पुस्तक को प्राप्त कर सकते हैं। पता बता दिया गया है, ईमेल आईडी बता दी गई है, आप इसके ज़रिए संपर्क कर सकते हैं। और मूल्य भी मात्र 200 रुपये रखा गया है। आप इसको दे करके बिल्कुल इस पुस्तक को खरीद सकते हैं और इससे लाभ ले सकते हैं। जड़ी बूटियों की खेती आजकल बहुत अच्छी मांग चल रही है और इससे आप ज़रूर लाभ ले सकते हैं अगर आप इस पुस्तक का चयन करते हैं। तो जोशी जी, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे आपको। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे सभी किसान भाइयों बहनों के साथ साझा की हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कार्यक्रम कृषि परिक्रमा में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अन्य जानकारियों के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल? जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि परिक्रमा में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब आपको दिखाते हैं कृषि शिक्षा खंड, जिसमें हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि किस तरह से कृषि के क्षेत्र में आप शिक्षा हासिल करके आगे बढ़ सकते हैं, रोजगार प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही दूसरे किसानों को भी खेती में जुड़ने के लिए बढ़ावा दे सकते हैं। जो ये क्षेत्र है वो किस तरह का रोजगार का जो है अवसर युवाओं को देता है ताकि वो इसे देखते हुए इस कोर्स को अपनाएं। इसलिए सबसे पहले यही जानना चाहूंगी मैं, जो फिशरीज का उद्योग है वो कितना बड़ा है और किस तरह के रोजगार की संभावनाएं इसमें व्यापक तौर पर है? जी बिल्कुल, इस फिशरीज एंड एक्वाकल्चर साइंस को अगर करियर बनाने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि इसमें कितनी करियर की अपॉर्चुनिटीज हैं और आपको ये कोर्स करने के बाद कहाँ कहाँ रोजगार मिल सकता है और हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। जी। अब हम सरकारी आंकड़ों के अनुसार अगर हम फिशरी उद्योग के बारे में चर्चा करें तो हम आज इस फिशरीज एक्वाकल्चर जो बिजनेस है, जो उद्योग है जिसे हम कहते हैं, हम विश्व में तीसरे स्थान पे हैं। जी, हम पूरे विश्व में तीसरे स्थान पे हैं और 75 देशों को हम लोग
अपने प्रोडक्ट फिशरीज एंड एक्वाकल्चर की प्रोडक्ट का हम लोग निर्यात करते हैं, जिससे हम लोगों को 45,000 करोड़ का ऑर्डर मिलता है। तो सोच लीजिए कितना बड़ा विकल्प है करियर के लिए, कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है करियर के लिए, और किस तरह इसको अगर जैसे अब आजकल नई टेक्निक्स में और भी मॉडिफाई की जा रही है, न्यू टेक्निक्स इंट्रोड्यूस की जा रही है, इस उद्योग को और व्यापक रूप से और विस्तार बड़े स्तर पे किया जा रहा है, और इसमें और रोजगार की संभावनाओं को तलाशा जा रहा है, करियर के अच्छे अवसर के रूप में इसको देखा जा रहा है। तो मुझे लगता है अभी जैसे कि 1.5 करोड़ लोग इस उद्योग से जुड़े हुए हैं, रोजगार पाते हैं इस उद्योग में, इस करियर में जुड़कर। मुझे लगता है कि इसी तरह मॉडिफिकेशन और इसको और अच्छी अपॉर्चुनिटीज को हम लेते जाएंगे, तो इसमें मुझे लगता है करियर के लिए, रोजगार के लिए और बहुत अच्छे अवसर उपलब्ध होने वाले हैं। तो इसलिए इस बैचलर ऑफ फिशरीज एंड एक्वाकल्चर साइंस को हम लोग अगर करियर के रूप में चुनते हैं तो ये बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है। बिल्कुल। तो ऐसे युवा जो इस विकल्प को चुनना चाहते हैं, अरुणा जी ये बताएं कि इस कोर्स की जो उपलब्धता है वो कहाँ पर है और किस तरह से वो आवेदन कर सकते हैं, इसके बारे में यहाँ पर हमें बताइए। देखिए, इसका आईसीआर इसका एक नेशनल लेवल का टेस्ट करवाता है, जिसके बारे में nta.ac.in वेबसाइट पे पूरा अपडेट इस पे दिया जाता है, और कब एंट्रेंस होते हैं आमतौर पे फरवरी मार्च में इसके बारे में जानकारी आ जाती है, और फिर उसके बाद इसके टेस्ट होते हैं, इंटरनेशनल इसका नेशनल लेवल पे इसका टेस्ट होता है, और स्टेट यूनिवर्सिटी आईसीआर के साथ के निर्देशन में दिशा निर्देश में आईसीआर स्टेट यूनिवर्सिटी इसके टेस्ट कंडक्ट करती है, और जिसमें से जो स्टेट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी का उनकी 85 सीट्स होती है, इसमें 15% सीट जो यूजीसी जिसके टेस्ट करता है, और 15% ऐसे बनी जाती है। जो ये कोर्स है इसके लिए जो आवेदन है, फॉर्म्स, वो कब मिलने लग जाते हैं, और इसके साथ ही जैसे कि आपने बताया कि लिखित परीक्षा भी देनी पड़ती है, तो क्या उसका फॉर्मेट जो है वो किस तरह का होता है? आमतौर पे इसमें फरवरी से मार्च के बीच इसका, जैसा मैंने बताया, nta.ac.in वेबसाइट पे अपडेट आना शुरू हो जाता है, और उसमें आप एप्लीकेशन अपना अप्लाई करना का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। आप उसमें उस पर निगरानी रखिए अपना वेबसाइट पे, और उसमें पूरा आपको अपडेट मिलेगा, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम मई जून में आमतौर पे होते हैं, और जहां तक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का सवाल है, इसमें जो छात्र बैचलर ऑफ फिशरी साइंस में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th होना अनिवार्य है, और 12th जीव विज्ञान, भौतिकी और इसके साथ साइंस के साथ होनी चाहिए। ठीक है, इसमें जीव विज्ञान साइंस स्टूडेंट के लिए मस्ट है, क्योंकि इससे आगे जाके जीव विज्ञान का एक अहम रोल होता है फिशरी साइंस। बिल्कुल। अरुणा जी, अब इस कोर्स के बारे में हमें बताइए कि इस कोर्स को करने के लिए कितनी फीस लगती है, ये कोर्स कितने सालों का है, और किस तरह की जो जानकारियां हैं उस कोर्स के जरिए मिलती है युवाओं को, छात्रों को? देखिए, ये 4 साल का कोर्स है, ठीक, बैचलर ऑफ फिशरी साइंस 4 साल का कोर्स है। इसमें 6 महीने की आपको इंटर्नशिप दी जाती है, जिसे कहते हैं ट्रेनिंग दी जाती है जी। और इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन जैसे 12th है, और साइंस बैकग्राउंड होनी चाहिए। और इसको 4 साल करने के बाद आप कहीं किसी भी अच्छे संस्थान में, सरकारी नौकरी में, सरकारी ऑर्गेनाइजेशन में, और अपना उद्योग भी लगा सकते हैं, और इसमें बहुत अच्छी करियर की अपॉर्चुनिटीज के रूप में इसे देखा जा सकता है। जी जी। और अगर इस कोर्स को करने के बाद कोई अपना उद्यम शुरू करना चाहता है तो क्या वो कर सकता है? और बीएससी स्तर के बाद ही क्या जो रोजगार है वो मिलने लग जाता है युवाओं को, या फिर और भी उच्च शिक्षा हासिल करनी चाहिए? आप क्या सुझाव देंगे? हाँ, आमतौर पे इसमें जैसे बैचलर ऑफ फिशरी साइंस करने के बाद जॉब के अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है, और सरकारी एग्रीकल्चर उसमें भी, फिशरीज बोर्ड में भी है, सब स्टेट में। आपको अच्छे से जानकारी होगी कि हमारे देश में बहुत सारे स्टेट है जहाँ फिशरीज एक बहुत बड़ा मुख्य
व्यवसाय है, जी जी। मुख्य करियर है। जैसे कि हमारी कम से कम आंध्रा है, केरला है, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, तो बहुत सारी स्टेट है, तमिलनाडु है, जी। जहाँ फिशरीज एक बहुत बड़े उद्योग के रूप में और करियर के रूप में देखा जाता है। यहाँ अलग अलग हर स्टेट के अपने अपने इंस्टीट्यूट है, जी। अपने अपने कॉलेज है, अपने अपने रिसर्च सेंटर, उसके अलावा बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज है, उसके अलावा एनजीओस है, उसके बाद रिसर्च सेंटर। उससे बड़ा, सबसे बड़ा जो एक और इसका अच्छा पक्ष है फिशरी साइंस का, इसमें आप अपना उद्योग लगा सकते हैं, जी। अपना बिजनेस, अपना व्यवसाय स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल आज ये आप इन स्टेट में बहुत बिल्कुल, यानी कि इस कोर्स को कर सकते हैं और जो चुनाव है वो सीधे सीधे युवाओं के हाथ में होगा। वो चाहे तो नौकरी भी कर सकते हैं और चाहे तो खुद अपना उद्यम शुरू करके दूसरों को भी नौकरी पर रख सकते हैं। और इसके साथ ही नौकरी की जहां तक रोजगार की बात है तो वो केवल देश में ही बहुत सारे जगहों पर जो है उन्हें अपॉर्चुनिटीज मिलती है। इसके साथ ही कई मल्टीनेशनल जो कंपनीज है जैसे कि आप बता रही है वहां पर भी उनको मिल सकती है। यानी कि बहुत ही ये जो क्षेत्र है वो संभावनाओं से भरा हुआ है और युवा इस क्षेत्र को अपना सकते हैं। आपने हमें बहुत ही अहम, बहुत ही अच्छी जानकारियां दी है। अरुणा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो किसान भाइयों बहनों, अभी आपने कृषि शिक्षा के संबंध में ली कुछ खास जानकारियां। अब आइए बढ़ते हैं आगे और बात हो जाए कुछ मनोरंजन की। हमारी आज की सांस्कृतिक झलक में क्या है खास आपके लिए, आइए डालते हैं एक नजर। तो किसान भाइयों बहनों, हमारे आज के कृषि परिक्रमा कार्यक्रम के इस अंक में बस इतना ही। उम्मीद है कि कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आप सभी के जरूर काम आएंगी। हमारी ओर से आप सभी को एक बार फिर से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।